तो फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी को पता है, जो आपका नेक्स्ट सीटेट का एग्जाम है जो कि 7 जुलाई को होने वाला है, इसके लिए हम लोग यहाँ पर सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज ये क्वेश्चन। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, भाषा के विकास के लिए संवेदनशील काल कौन सा है, यानी कि सेंसिटिव पीरियड कौन सा है। ठीक है, अब देखिए जो बच्चे का भाषाई विकास है सबसे तीव्र गति से यानी कि सबसे तेजी से कब विकसित होता है, जब बच्चा 2 से 6 साल तक का होता है। ठीक है, और जो अर्ली चाइल्डहुड यानी कि जो आरंभिक बाल्यावस्था है, इसमें बच्चा कितने साल तक का होता है, 2 से 6 साल तक का होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट ही ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या होता है, भाषा विकास के लिए सेंसिटिव पीरियड होता है, क्रिटिकल पीरियड होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मध्य बाल्यावस्था में तो बच्चा 7 से 11 साल तक का हो जाता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। किशोरावस्था में बच्चा 11 से 18 साल तक का होता है, तो ये भी नहीं होगा। इसके अलावा दे रखा है प्रसव पूर्ण अवस्था यानी कि प्रीनेटल स्टेज, तो इसमें भी नहीं होगा क्योंकि ये जन्म से पहले की अवस्था होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे अनुकरण करने लगते हैं और उनमें वस्तु स्थायित्व की योग्यता आ जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी जो है प्री ऑपरेशनल स्टेज के साथ में चले जाते हैं, बट ये आपका नहीं होगा। जो जीन पैजे के द्वारा 4 अवस्थाएं बताई गई है, कौन कौन सी आपकी, पहले तो हो गई सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरी प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसके बाद में कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यहाँ पर दे भी रखा है। ठीक है, अब देखिए जो ऑब्जेक्ट परमानेंस है, ठीक है, ये बच्चे के अंदर कब आता है, जब बच्चा जन्म से 2 साल तक का होता है। ठीक है, यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज में होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। ऑब्जेक्ट परमानेंस आपका होता क्या है, इसको जरा यहाँ पर समझिए। जैसे कि कोई छोटा बच्चा है, ठीक है, आप इसके सामने कोई वस्तु रख लीजिए, बच्चा मान लीजिए कि 6 से 7 महीने का या फिर इससे भी कम मान सकते हैं, 2 से 3 महीने का है ना। यहाँ पर आप 2 से 3 ही मानिए। ठीक है, बच्चा क्या है यहाँ पर 2 से 3 महीने का है। अब इसके सामने कोई वस्तु रख दीजिए, बच्चा क्या करेगा, अगर आप इस वस्तु को हटा लेते हैं यहाँ से तो बच्चा फिर रोएगा नहीं। ठीक है, वो उसको भूल जाएगा। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, यानी कि 1 साल का बच्चा यहाँ पर हो गया, अब उसके सामने कोई वस्तु रख दीजिए, ठीक है, बच्चा क्या करेगा, तुरंत रोना स्टार्ट कर देगा। क्यों, क्योंकि उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट परमानेंस अब आ गया, यानी बच्चा ये समझ गया है कि वस्तु सिर्फ मेरे सामने नहीं है बट कहीं ना कहीं तो वो वस्तु रखी हुई है। ठीक है, इसलिए बच्चा क्या करता है, तुरंत रोना स्टार्ट कर देता है कि नहीं मुझे वो चीज़ चाहिए। ठीक है, उसको पता चल जाता है कि वो चीज़ सिर्फ छुपा दी गई है। ठीक है, तो यही होता है आपका ऑब्जेक्ट परमानेंस, जो कि बच्चे के अंदर कब आता है, जब बच्चा जन्म से 2 साल तक का होता है। स्टार्ट में तो ये नहीं आता है, स्टार्टिंग में मतलब जब बच्चा 2 से 3 महीने का होता है, 4 महीने का होता है, तब उसके अंदर नहीं होता है। बट जैसे से बड़ा होता है, यानी कि 1 साल का होता है, 1.5 साल का होता है, तब उसके अंदर जो है ये चीज़ आ जाती है। इसके अलावा अनुकरण भी बच्चा इसी स्टेज में करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी आपके एग्जाम में पूछा गया था, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि लक्ष्य निर्देशित व्यवहार बच्चा कब करता है, यानी कि गोल डायरेक्टेड बिहेवियर कब करता है, तो वो भी इसी स्टेज में करता है। ये आपका क्या होता है, जैसे कि कोई छोटा बच्चा है, ठीक है, इसके सामने आप कोई वस्तु रख दीजिए, ठीक है, तो ये वस्तु क्या होगी, बच्चे का गोल होगी। आपने देखा ही होगा, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, ठीक है, या फिर 1 से 1.5 साल के बच्चे हैं या फिर 8 से 9 महीने के बच्चे हैं, तो वो क्या करते हैं, अगर उनके सामने हम कोई वस्तु रख देते हैं तो उसकी तरफ जाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, उस वस्तु को पाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चा किस चीज़ को प्रदर्शित कर रहा है, अपने लक्ष्य की तरफ जो है कुछ एक्टिविटी कर रहा है। ये वस्तु क्या होगी, बच्चे का लक्ष्य होगी। ठीक है, उसकी तरफ जो बच्चा एक्टिविटी करता है उसी को क्या कहते हैं, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। तो ये भी बच्चे के अंदर कब आती है, जब बच्चा जन्म से 2 साल तक का होता है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस, इसके अलावा अनुकरण और लक्ष्य निर्देशित व्यवहार बच्चे के अंदर कब आता है, जब बच्चा जन्म से 2 साल तक का होता है, यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज में होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्री ऑपरेशनल स्टेज आपका यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, इन चारों स्टेज के बारे में मैंने डिटेल में आप लोगों को बता रखी है। तो अगर आपने एक वीडियो जो कि मैंने जीन पैजे से रिलेटेड ही कराई है वो नहीं देखी तो एक बार जरूर देख लीजिए, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और उसमें मैंने सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं जो कि जीन पैजे से पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, वो वीडियो आपको चैनल के प्ले सेक्शन में मिल जाएगी। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, जीन प्याजे के सिद्धांत के अनुसार वह बच्ची जो सूरज को सजीव मानती है क्योंकि वह रोशनी देता है, अपनी सोच में क्या दर्शाती है। देखिए ऑब्जेक्ट परमानेंस तो आपका यहाँ पर होगा नहीं, क्योंकि इसके बारे में तो मैंने आप लोगों को भी बताया। ठीक है, इसके अलावा देखिए जो बच्ची है जब किसी निर्जीव चीज़ को सजीव माने, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, जीववाद, एनिमिज्म थिंकिंग। ठीक है, जो कि बच्चे के अंदर कब आती है, जब बच्चा 2 से 7 साल का होता है, यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है, प्याजे के सेकंड स्टेज में होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कि कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, अपनी डॉल को खाना खिलाते हैं, ठीक है,
अपनी कार से अगर चोट लग जाए तो फिर अपनी कार को ही पीटते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की जो चीज़ें बच्चा इसलिए करता है क्योंकि उनको लगता है कि उसमें भी जो है जीवन है, यानी वो चीज़ें भी एक्टिविटी करती हैं, ठीक है। तो ये बच्चे के अंदर कब आता है, जब बच्चा 2 से 7 साल का होगा, ठीक है। आप अपने आसपास खुद बच्चों को देखिए, एब्जॉर्व करिए, आपको चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी, है ना। नेक्स्ट है, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है, निम्न में से कौन सी संकल्पना लेव वाइगोस्की द्वारा प्रतिपादित नहीं है। देखिए जो लेव वाइगोस्की थे, जिन्होंने कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत या सोशियो कल्चरल थ्योरी दी, इन्होंने जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के बारे में बताया, तो ये तो है, तो ये आपका नहीं होगा। स्कीमा जो वर्ड है ये किसके द्वारा दिया गया है, जीन प्याजे के द्वारा दिया गया है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि जो स्कीमा वर्ड है जो कि ये क्या होता है आपका, कि हमारे माइंड में एक पूरा स्ट्रक्चर बना होता है किसी भी चीज़ का, जिसमें कि हम अपनी सारी नॉलेज को स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। तो ये किसने कहा, जीन प्याजे ने कहा। तो यही हमसे पूछ रखा है कि कौन सी संकल्पना लेव वाइगोस्की द्वारा प्रस्तावित नहीं है, तो ये तो जीन प्याजे ने दिया है, तो यही नहीं है, तो यही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा स्कैप फोल्डिंग की भी बात जो है लेव वाइगोस्की करते हैं। जब बच्चे को कहीं पर ज़रूरत पड़ रही हो, बच्चा अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है तो वहाँ पर उसको हम हेल्प करें, ठीक है, टेम्परेरी हेल्प, तो वो क्या होता है आपका स्कैप फोल्डिंग होता है, पहाड़ होता है, ठीक है। आप इसको इंग्लिश में ही याद करिएगा स्कैप फोल्डिंग, क्योंकि हिंदी में आपको अलग अलग नाम देखने को मिल सकते हैं, पहाड़, ढांचा। इसके अलावा अभी जो एग्ज़ाम हुआ था रिसेंट में 21 जनवरी को, उसमें आलम्बन भी देखने को मिला, तो इंग्लिश में आपका सेम ही रहेगा स्कैप फोल्डिंग। सामाजिक अंतःक्रिया की भी बात यही करते हैं कि बच्चा समाज से इंटरेक्ट करके चीज़ों को सीखता है, तो ये तीनों ही बातें जो है लेव वाइगोस्की करते हैं। बट ये स्कीमा के बारे में बात किसने की है, जीन प्याजे ने, और यही हमसे पूछ रखा था, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, लेव वाइगोस्की के सिद्धांतों में निहितार्थ के अनुरूप कौन सा शैक्षिक प्रणाली के लिए सही है। विद्यार्थियों में सहयोग के बजाय प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना। देखिए प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन की बात जो है लेव वाइगोस्की नहीं करते हैं, क्योंकि इनका संबंध किससे, रचनावाद से है, ठीक है। और रचनावाद जो है कंपटीशन को बढ़ावा देने की बात नहीं करता है, ठीक है। वो किस पर फोकस करता है, बच्चे के सीखने पर, तो ये आपका नहीं होगा। सहयोग से बच्चा सीखे, ये बात लेव वाइगोस्की कहते हैं। बट यहाँ पर क्या दे रखा है, सहयोग के बजाय, ठीक है, यानी कि सहयोग के बिना सिर्फ बच्चे में कंपटीशन कराएं, सहयोग की जगह हम क्या करें, बच्चे में कंपटीशन कराएं, तो ये आपका नहीं होगा। और जो प्रतिस्पर्धा है, ये क्या होता है आपके सीटेट के एग्जाम के लिए एक निगेटिव टैग वर्ड होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा दे रखा है वांछनीय व्यवहार को इनाम द्वारा बढ़ावा देना, अवांछनीय व्यवहार को सजा द्वारा घटाना। देखिए ये आपका यहाँ पर बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। कभी भी बच्चों को इनाम और सजा नहीं देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है, बच्चा फिर तो किसी कार्य को इनाम पाने के लिए करता है या तो फिर दंड से बचने के लिए किसी कार्य को करने लगता है। तो अगर बच्चा कोई अच्छा व्यवहार कर रहा है तो उसके लिए अब उसको इनाम दे रहे हैं, तो फिर बच्चा इनाम को पाने के लिए ही अच्छा व्यवहार करेगा, ठीक है। तो ये आपका नहीं होगा। और ये भी क्या होता है, इनाम और पुरस्कार देना, ठीक है, इनाम, पुरस्कार और दंड, सजा, ये क्या होता है आपके एग्जाम के लिए निगेटिव टैग वर्ड होता है। तो यहाँ पर मैंने आपको 2 निगेटिव टैग वर्ड बताए, ठीक है। इसके अलावा उपरोक्त इशारे व संकेत प्रदान कर विद्यार्थियों को पाढ़ या आलंबन देना, बिल्कुल सही बात। अभी मैंने आप लोगों को यही चीज़ तो बताई कि लेव वाइगोस्की किसकी बात करते हैं, स्कैप फोल्डिंग की बात करते हैं, पाढ़ की बात करते हैं। तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आप इंग्लिश में देखेंगे तो यहाँ पर दे ही रखा है, इंग्लिश में आपको देखिए दे रखा है स्कैप फोल्डिंग, ठीक है, यानी कि पाढ़। तो इंग्लिश पे भी आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उद्दीपन प्रतिक्रिया के बीच अनुबंधन को प्रोत्साहित करना। देखिए उद्दीपन अनुक्रिया की बात कौन करता है, थॉर्नडाइक करते हैं। तो ये आपका नहीं होगा, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, एक प्रगतिशील कक्षा कक्ष में बच्चों को निश्चित पाठ्यक्रम के अनुसार सीखने के लिए बाध्य किया जाता है। देखिए जब भी निश्चित वर्ड दे दे, निश्चित पाठ्यक्रम की बात हो, तो वो ऑप्शन आपका नहीं होगा, क्योंकि जो प्रगतिशील शिक्षा है वो किसकी बात करती है, फ्लेक्सिबिलिटी की बात करती है, लचीलेपन की बात करती है, ठीक है। जो पाठ्यचर्या होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, लचीली होनी चाहिए, ठीक है। लचीली का मतलब क्या हो गया, बच्चे की ज़रूरत के अकॉर्डिंग हम उसमें चेंज लाएं, ठीक है। अगर बच्चों को नहीं समझ में आ रहा तो हम दूसरे तरीके से बच्चों को समझाएं, ठीक है, उसमें नए नए मेथड का यूज करें। तो पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। बट यहाँ पर निश्चित दे रखा है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। बच्चे उन गतिविधि में संलग्न हो जिसमें कि वह अपनी क्षमताओं को पा लेते हैं, बिल्कुल सही बात, ठीक है। बच्चा उस तरह की एक्टिविटी करे
जिसमें कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीख पाए, है ना। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। बच्चों की योग्यता के अनुसार उनका नामीकरण व पृथक्करण किया जाना चाहिए। देखिए कभी भी बच्चों का नामीकरण, अलगाव, पृथक्करण ये नहीं करना चाहिए, सेग्रीगेशन नहीं करना है बच्चे का, ठीक है, क्योंकि इससे बच्चे के अंदर हीन भावना डेवलप होती है। तो ये भी क्या होता है, आपके सीटेट के एग्जाम के लिए एक निगेटिव टैग वर्ड होता है, ध्यान में रखिएगा। बच्चे इनाम को पाने के लिए व सजा से बचने के लिए कार्य करते हैं। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि इनाम व सजा क्या होता है, एक निगेटिव टैग वर्ड होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी, इनसे भी अपने राइट आंसर तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो इनाम और पृथक्करण की बात हो तो वो आपका निगेटिव टैग वर्ड है, ठीक है। इसके अलावा ठीक है, इनाम व सजा की बात हो तो वो आपका निगेटिव टैग वर्ड है। नामीकरण और पृथक्करण की बात हो तो ये भी आपका क्या है, एक निगेटिव टैग वर्ड है ना। निश्चित पाठ्यक्रम की बात हो तो वो भी आपका क्या होता है, एक निगेटिव टैग वर्ड होता है। यहाँ पर हमें पाठ्यक्रम कैसा चाहिए, फ्लेक्सिबल चाहिए, लचीला चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, निम्न में से किस प्रकार की बुद्धि का वर्णन हार्वर्ड गार्डनर द्वारा किया गया था। देखिए सामान्य बुद्धि के बारे में हार्वर्ड गार्डनर ने नहीं बताया, ठीक है, इसके बारे में शायद स्पीयरमैन ने बताया था, तो ये नहीं होता है। इन्होंने क्या दिया, मल्टीपल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस दिया। ये भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ है कि हार्वर्ड गार्डनर ने क्या प्रस्तावित किया। तो हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, जिसमें कि अगर हम NCERT की बात करें तो उसमें 8 टाइप जो आपके गिवन है, यानी कि 8 प्रकार की बुद्धि के बारे में इन्होंने बताया था, ठीक है। देखिए सामान्य बुद्धि इन्होंने नहीं बताई, इन्होंने क्या बताई, भाषायिक बुद्धि के बारे में बताया था। ये क्या कहते हैं कि जिन व्यक्तियों के अंदर भाषाई बुद्धि होती है, ठीक है, उनका अपनी लैंग्वेज पर पकड़ बहुत अच्छी होती है। जैसे कि जो कवि होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, अपनी लैंग्वेज के थ्रू दूसरों को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा जो नेता हो गए वो भी क्या करते हैं, अपनी लैंग्वेज के थ्रू जो है सबको प्रभावित करते हैं। तो इनके अंदर क्या होती है, भाषायिक बुद्धि जो होती है, ठीक है। भौतिक बुद्धि की भी बात नहीं करते हैं, विशिष्ट बुद्धि की भी बात नहीं करते हैं। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, एक प्राथमिक कक्षा में शिक्षिकाओं को व्यक्तिगत वाक, खुद से बातचीत जो हमारी सोच और व्यवहार को मार्गदर्शन करती है, इसके बारे में किसने बताया था, लेव वाइगोस्की ने ही बताया था। किसके बारे में, प्राइवेट स्पीच, ठीक है। मैं आप लोगों को यहाँ पर इंग्लिश में ज़रा दिखा देती हूँ। देखिए प्राइवेट स्पीच, ये इसको कभी कभी निजी वार्ता या फिर व्यक्तिगत वार्ता दे रखा होता है। तो इसके बारे में बताया किसने था, लेव वाइगोस्की ने। इन्होंने 3 प्रकार के स्पीच के बारे में बताई। कौन कौन सी, एक होता है आपका जो है सोशियो स्पीच, यानी कि बच्चा समाज से इंटरेक्ट करता है। जैसे कि जब बच्चा कुछ नहीं भी जानता होता है, यानी बिल्कुल छोटा होता है, तभी हम क्या करते हैं, उससे बात करते हैं। जैसे कि बच्चा बोल रहा हो, ठीक है, बट बच्चा बोलता तो है नहीं, मतलब बच्चा मान लीजिए कि 1 महीने का है, तो बच्चा थोड़ी कुछ बोल रहा है, बट हम लोग क्या करते हैं, उसको मतलब बोल के ठीक है, उसको कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं कि मतलब कुछ अलग अलग वर्ड उसके सामने जो है प्रस्तुत करते रहते हैं। तो बच्चा वहाँ पर बोलता नहीं है, ठीक है, बट हम क्या करते हैं, उससे कहीं ना कहीं बातचीत करते हैं। तो धीरे धीरे बच्चा फिर बोलना भी स्टार्ट कर देता है, ऐसे से वो बड़ा होता है, ऐसे से उसका विकास होता है ना। तो इसके बारे में किसने बताया, लेव वाइगोस्की ने। इसके अलावा प्राइवेट स्पीच, जिसके बारे में यहाँ पर दे रखा है, इसमें बच्चा क्या करता है, खुद से बातचीत करता है, ठीक है। कभी कभी आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं, ये लगभग 2 से 6 साल तक के बच्चों के बीच में आ जाता है। आपने देखा होगा अगर 2 से 6 साल तक के बच्चे को कभी देखिएगा तो वो लोग क्या करते हैं, कभी कभी खुद से बात करेंगे, ठीक है। जैसे कि मेरी कार ठीक से नहीं चल रही है, ये क्या हो गया, मेरी गुड़िया ने खाना नहीं खाया। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो बच्चा कब करता है, जब वो 2 से 6 साल तक का होता है, यानी कि खुद से बोल कर बातें करता है, जो कि दूसरों को भी सुनाई देती है। बच्चे को फ़र्क नहीं पड़ता है कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है, वो सबके सामने, ठीक है, बोल सकता है। इसके बाद में एक होता है साइलेंट इनर स्पीच, ठीक है, साइलेंट इनर स्पीच। इसके बारे में भी लेव वाइगोस्की ने ही बताया, जो कि 6 साल के बाद बच्चे के अंदर आता है। इसमें बच्चा क्या करता है, अब उसको फ़र्क पड़ने लगता है, अब उसको लगता है कि नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ दूसरे भी सुन रहे हैं। तो इसमें बच्चा खुद अंदर ही, ठीक है, बाहर उन चीज़ों को व्यक्त नहीं करता है, अंदर ही मन में बात कर लेता है खुद से। जैसे कि अभी भी हम लोग भी क्या करते हैं, हमारे माइंड में क्या चल रहा है और हमारे मन में क्या चल रहा है, ठीक है, ये सिर्फ हमको पता है, सामने वालों को कुछ नहीं पता रहता है, ठीक है। तो हम खुद से ही खुद में अंदर ही बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये साइलेंट इनर स्पीच होती है, ठीक है, साइलेंटली खुद में अंदर बात करना, बाहर बोलना नहीं, उस चीज़ को व्यक्त नहीं करना। तो इन तीनों के बारे में आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लीजिएगा। तो यहाँ पर हमसे व्यक्तिगत वार्ता के बारे में बात की गई है, और ये क्या करता है, बच्चे की सोच को एक दिशा देता है, ठीक है। इसके बारे में भी लेव वाइगोस्की ने कहा। तो इसको क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है, इसको बढ़ावा देना चाहिए, इंकरेज करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। हतोत्साहित भी क्या होता है, एक निगेटिव टैग वर्ड होता है। इसके अलावा नकारना भी एक क्या होता है, निगेटिव टैग वर्ड होता है। इसके अलावा इस्तेमाल के लिए बच्चों को दंडित करना, दंड देना क्या होता है, निगेटिव टैग वर्ड होता है। तीनों ऑप्शन आपके यहाँ पर हो जाएंगे गलत। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। प्रोत्साहित करना क्या होता है, एक पॉजिटिव टैग वर्ड होता है, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर दे रखा है, एक ही कक्षा में अलग अलग क्षमताओं वाले
विद्यार्थियों को सीखने सिखाने की प्रक्रिया का क्या कहलाता है? तो देखिए, जब एक ही कक्षा में ठीक है अलग अलग क्षमता वाले बच्चे, तो हमें उनको जो चीज़ें प्रोवाइड करनी चाहिए वो भी क्या करनी चाहिए, अलग अलग तरीके से करनी चाहिए, क्योंकि हर बच्चे की जो है अपनी कैपेसिटी है, हर बच्चा जो है अलग तरीके से चीज़ों को सीखता है। तो इसलिए कभी भी बच्चों को एक तरीके से नहीं पढ़ाना चाहिए, ठीक है, हमें डिफरेंट तरीके से बच्चों को पढ़ाना चाहिए, अलग अलग तरीके से पढ़ाना चाहिए, ताकि सभी बच्चों को हेल्प मिले। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है, विभेदित निर्देशन, यानी हर बच्चों को हम क्या करें, अलग अलग तरीके से चीज़ों को पढ़ाएं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, मानकीकृत निर्देशन, यानी बिल्कुल फिक्स्ड कर देना कि नहीं एक ही तरीके से पढ़ाएंगे, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। ये भी क्या होता है, एक नेगेटिव टैग वर्ड होता है। उद्दीपन और अनुबंधन, ये दोनों के दोनों थर्नडाइक के द्वारा दिए गए शब्द है, तो ये नहीं होगा आपका, यहाँ पर उनसे क्वेश्चन नहीं आते। नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, सामाजिक संरचनावादी कक्षा कक्ष में मूल्यांकन का प्रमुख तरीका क्या होता है? वस्तुनिष्ठ प्रत्यायन आधारित परीक्षाएं। देखिए, परीक्षाएं सिर्फ मूल्यांकन का जो है एक अच्छा तरीका नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें बच्चे के कई पक्षों का जो है मूल्यांकन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम परीक्षाएं लें, उसमें जो अंक आए उसी पर बच्चे का आकलन कर दें, नहीं, हमें 360 डिग्री बहुआयामी शिक्षा भी देनी है और उसी के अकॉर्डिंग आकलन भी करना है बच्चे का। ठीक है, यानी कई पक्षों में बच्चे का आकलन करें। हो सकता है बच्चा पढ़ने में नहीं अच्छा हो, बट हो सकता है कि उसके अंदर जो स्किल्स है, जो अलग कोई कौशल है, वो बेहतर हो, है ना। तो यहाँ पर परीक्षाओं के थ्रू तो ये नहीं होगा। सहयोगात्मक परियोजना है, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि बच्चे क्या करें, सहयोग से चीज़ों को सीखें। ठीक है, जो उसका सहयोगात्मक उनका परियोजना कराएं, फिर उसके बेस पर बच्चे का क्या करें, असेसमेंट करें, ठीक है, आकलन करें, इवैल्यूएशन करें, ठीक है, मूल्यांकन करें, क्योंकि मूल्यांकन का ही क्या है, पार्ट है आपका आकलन। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। मानकीकृत परीक्षाएं, अभी मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, एक नेगेटिव टैग वर्ड होता है, यानी कि सिर्फ फिक्स कर दे कि नहीं सभी बच्चों को एक ही तरीके से पेपर देना है, तो ये नहीं होगा। मानक संदर्भित परीक्षाएं, यानी कि नॉन रेफरेंस टेस्ट, ये भी नहीं होगा आपका, यहाँ पर सबसे बेस्ट है सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट है, अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, विद्यार्थियों को उनकी अभिरुचि, यानी कि जो बच्चों की एम्पलीट्यूड होती है, इसके अलावा ज़रूरत, परिवेश और विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर उन्हें विभिन्न प्रकार की गतिविधियां व अनुभवों के विकल्प देना चाहिए। किस सिद्धांत का पालन करता है? देखिए, ये किस सिद्धांत का पालन कर रहा है, इंक्लूसिव एजुकेशन का, समावेशी शिक्षा का। समावेशी शिक्षा क्या कहती है, बालक चाहे जैसा भी हो, ठीक है, दृष्टिबाधित बालक है या फिर बच्चा किसी भी परिवेश से आ रहा है, ठीक है, उसकी ज़रूरतें अलग हो सकती हैं, ठीक है, बच्चा गिफ्टेड हो सकता है, बच्चा श्रवण बाधित हो सकता है। हम सभी प्रकार के बच्चों को क्या करें, इंक्लूड करें, समाहित करें, ठीक है, और कैसी एजुकेशन दें, एज पर नीड एजुकेशन दें, जैसी बच्चे की ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग उसको चीज़ें प्रोवाइड करें। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नामीकरण और पृथक्करण, इसके बारे में मैंने बताया नेगेटिव टैग वर्ड है, तो ये नहीं होगा। प्रतिस्पर्धा भी मैंने आप लोगों को बताया था एक नेगेटिव टैग वर्ड है, तो ये भी नहीं होगा। बहिष्करण, यानी बच्चे का बहिष्कार कर दे, बच्चे को क्लासरूम में एंटर ही ना दे, तो ये भी नहीं होगा। हमें ये चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, हमें सभी बच्चों को इंक्लूड करना है, समाहित करना है। नेक्स्ट है, अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, निम्न में से क्या कक्षा कक्ष में संस्कृति संवेदनशीलता को बढ़ावा नहीं देता है? विभिन्न संस्कृतियों के अनुकूल गतिविधियों का आयोजन करना, बिल्कुल सही बात है, जो सभी संस्कृतियों में जिसमें महत्व दिया जाए, ठीक है, और उन्हीं के अनुकूल हम क्या करें, जो गतिविधियाँ उसका आयोजन करें, तो ये तो सही है, तो ये नहीं होगा, क्योंकि पूछा है संवेदनशीलता को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, ठीक है, सांस्कृतिक संवेदनशीलता को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। विद्यार्थियों को उनके संस्कृति के अनुभव को साझा करने को बढ़ावा देना, ये भी सही है। हर बच्चा जो अपनी संस्कृति के अनुभव को साझा करे, तो यहाँ पर बच्चा जो है एक दूसरे से चीज़ों को सीख पाएगा, एक दूसरे के संस्कृति के बारे में बच्चा जान पाएगा, तो ये भी सही है, ये भी सही है, तो इसलिए दोनों ऑप्शन नहीं होंगे। केवल प्रभावित संस्कृति के त्यौहार मनाना, देखिए जब भी केवल वर्ड आ जाए तो वो भी क्या होता है, एक नेगेटिव टैग वर्ड होता है। हमें सभी संस्कृतियों को यहाँ पर बढ़ावा देना है, ना सिर्फ केवल एक संस्कृति को। जब भी एक पक्ष की बात हो तो वो ऑप्शन क्या होता है, गलत होता है। हमें सभी पक्षों को लेकर के चलना है, ठीक है, केवल प्रभावित संस्कृतियों को नहीं, सभी संस्कृतियों को महत्व देना है, सभी के जो है त्यौहार मनाने हैं, ठीक है, तो यही बात गलत है और यही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हर विद्यार्थी की विविध पृष्ठभूमि को स्वीकारना व सम्मान देना, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो विविधता होती है इसको एज ए एसेट के रूप में यूज करना है, इसका सम्मान करना है, क्योंकि जो हमारा भारत है वो क्या है, एक मल्टीलिंगुअल कंट्री है, यहाँ पर अनेक भाषाएं बोली जाती है, ठीक है, अनेक तरह के लोग रहते हैं, अनेक तरीके की समाज है, संस्कृति है, ठीक है, तो हमारे लिए क्या है, हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि हमें अलग अलग स्किल्स सीखने को मिलती है, अलग अलग चीज़ों के बारे में जानने को मिलता है, ठीक है। तो इसी तरह क्लासरूम में भी जो बच्चा लेकर के आता है, जो उसकी संस्कृति है, जो जिस समाज से बच्चा आ रहा है, वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको जो है एक संसाधन के रूप में एज ए टीचर को यूज करना चाहिए, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि निगेटिव पूछ रखा, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है।
नेक्स्ट है, अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, पाठ पढ़ने व लंबे अंशों को समझने में उन विद्यार्थियों को कठिनाई होती है जो डैश। देखिए जब भी पठन संबंधी विकार आ जाए, जैसे कि बच्चा क्या कर रहा है, कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ देता है कि मिरर इमेज बच्चे को कब शो होती है, ठीक है, यानी कि 12 को क्या पढ़ सकता है बच्चा यहाँ पर 21, और वाज को क्या पढ़ सकता है, सा पढ़ सकता है। तो ये किस में आता है, आपके डिसलेक्सिया के अंदर आता है, ठीक है, यानी बच्चों को क्या है, पठन वैफल्य, सॉरी यहाँ पर गुड़ज वैफल्य मैंने लगा दिया, ये गलत होगा आपका, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, पठन वैफल्य यानी कि डिसलेक्सिया है, ठीक है। इसमें बच्चे को पढ़ने संबंधी समस्या होती है। ऐसा नहीं कि बच्चा की जो बुद्धि लब्धि है वो कम है, ठीक है, बच्चा समाज में इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा है, ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है। कभी कभी आपके एग्जाम में दे देता है, सामान्य बच्चे के अंदर भी ये चीज़ें हो सकती है, जो पठन संबंधी विकार है, ठीक है, सामान्य बच्चों को भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये बात आपके यहाँ पर सही है कि अगर बच्चा चीज़ों को पढ़ नहीं पा रहा है, रिवर्स चीज़ों को पढ़ रहा है, ठीक है, उसको पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, तो ये आपका क्या होता है, डिसलेक्सिया होता है, पठन वैफल्य होता है। जैसे कि आपने एक मूवी देखी होगी तारे ज़मीं पर, वहाँ पर जो ईशान अवस्थी थे उनको यही वाली प्रॉब्लम थी, ठीक है। डिसकैलकुलिया में बच्चा कैलकुलेशन नहीं कर पाता है, ठीक है, ये आपका मैथ से संबंधित होता है, तो ये भी आपका नहीं होगा। यहाँ पर सिंपल है, जहाँ पर बच्चा कैलकुलेशन में बच्चों को प्रॉब्लम है तो वहाँ पर क्या होता है, डिसकैलकुलिया होती है। इसके अलावा श्रवण बाधिता, तो इसमें बच्चे को सुनने में दिक्कत होगी, ठीक है। इसके अलावा दे रखा है डिसग्राफिया, ग्राफिया में क्या होता है, बच्चों को लिखने में प्रॉब्लम होती है ना, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है, अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, श्रवण बाधिता बच्चों के लिए कौन सी शिक्षण सामग्री उपयुक्त नहीं है। श्रव्य किताबें, यानी जो किताबें जो है जिसको बच्चा सुन सके, तो यही उपयुक्त नहीं, क्योंकि बच्चा श्रवण बाधित है तो उसको श्रव्य किताबें हम क्यों दें, क्योंकि बच्चा तो सुन ही नहीं पा रहा है ना, तो यही बात गलत है और यही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये किताब किसके लिए हेल्पफुल होगी, जो बच्चा दृष्टि बाधित होगा, यानी वो देख नहीं पाएगा चीज़ों को बट सुन तो पाएगा। जब बच्चा यहाँ पर श्रवण बाधित है यानी उसको सुनाई ही नहीं दे रहा, और ऐसे में हम उसको जो है श्रवण किताबें दे दें, यानी कि जो बोलती किताबें होती हैं, ठीक है, तो इससे बच्चों को हेल्प तो मिलेगी नहीं, तो यही सही नहीं है, तो यही आपका गलत है। मुद्रित पुस्तकें, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। प्रिंटेड बुक्स, बच्चा चीज़ों को सुन नहीं पा रहा है बट देख तो सकता है, तो हम उसको हम क्या करें, उसके लिए प्रिंटेड बुक्स लाएं, ठीक है। उपशीर्षक वाले वीडियो, यानी कि वीडियो विथ स्टेबिलिटी, तो देखिए ये भी क्या होगा, आपका सही होगा। इसके अलावा दे रखा है त्रिविमी चार्ट और मानचित्र, बच्चे चीज़ों को सुन नहीं पा रहा है बट देख तो सकता है, तो तीनों बातें आपके यहाँ पर सही है, एक ही नहीं सही है, तो यही आपका सही हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा था शिक्षण सामग्री उपयुक्त नहीं है। नेक्स्ट है, एक शिक्षिका अपने कक्षा में सृजनात्मक बच्चों की पहचान करने के लिए किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले प्रश्न, देखिए जैसे कि आपने बच्चों को कोई क्वेश्चन दे दिया, यहाँ पर जो कुछ रिक्त स्थान दे दिए, ठीक है, तो बच्चा क्या करेगा, इसमें एक ही आंसर बताएगा, तो इसमें जो क्रिएटिविटी है वो सामने नहीं है बच्चे के। क्रिएटिविटी का मतलब क्या, बच्चा कई डायरेक्शन में सोच पाए, यानी कि अपसारी चिंतन कर पाए, डाइवर्जेंट थिंकिंग कर पाए, ठीक है। सही मिलान करने वाले प्रश्न, देखिए इसमें भी बच्चा क्या होगा, सिर्फ जो मैच द फॉलोइंग होते हैं, इसमें जो चीज़ें आपको पता होती हैं आप उसी पे जो है मैच करते हैं, है ना, तो इसमें भी बच्चा कई दिशाओं में नहीं सोच पाएगा, एक ही डायरेक्शन में सोचेगा, तो ये भी नहीं होगा आपका, ये भी नहीं होगा। सही और गलत उत्तर विकल्प वाले प्रश्न, इसमें भी देखिए बच्चा क्या करेगा, जो सही होगा उस पर सही टिक करेगा, जो गलत होगा उस पर गलत का टिक करेगा, है ना। तो यहाँ पर जो सबसे बेस्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ओपन एंडेड क्वेश्चन, यानी कि खुला जवाब वाले प्रश्न, जिसमें कि बच्चा जो है स्वतंत्र हो आंसर देने के लिए। जैसे कि आप पूछ सकते हैं बच्चे से कि जल प्रदूषण के जो है अपने आसपास एब्जॉर्ब करिए और उसके कारण बताइए, तो बच्चा यहाँ पर हर बच्चे का क्या होगा, अलग अलग आंसर होगा, बच्चे चीज़ों को देखेगा, उसके बारे में थिंकिंग करेगा, फिर अलग जो है आंसर यहाँ पर जो है बच्चा बताएगा, ठीक है। तो अपनी जिसमें बच्चे की थिंकिंग यूज़ हो, जहाँ पर बच्चा अलग अलग डायरेक्शन में सोच पाए, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं, यही चीज़ बच्चे के अंदर डेवलप करनी है, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। देखिए नेक्स्ट क्या है, यह महत्वपूर्ण है कि बच्चा अपने साथ जो अनुभव स्कूल में लाता है उन्हें नज़रअंदाज किया जाए। देखिए नज़रअंदाज नहीं करना है बच्चे के अनुभव को, बच्चे के जो एक्सपीरियंस है उनको महत्व देना है स्कूल में, ठीक है, तो ये नहीं होगा उन्हें नकारा जाए, ये भी नहीं होगा उन्हें आगे बढ़ाया जाए, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, उसको क्या किया जाएगा, बिल्ड किया जाए, ठीक है, एक तरीके से बढ़ावा दिया जाए, इंकरेज किया जाए, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। उनकी उपेक्षा की जाए, देखिए उपेक्षा अगर आप करेंगे, ठीक है, यानी कि बच्चे की एक तरीके से जो चीज़ें उसने बताई अगर आप कहेंगे, उसका उपहास करेंगे, मजाक उड़ाएंगे, ठीक है, तो बच्चा जो भी चीज़ें बता रहा है वो क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है, ज़रूरी होती है, एटलीस्ट बच्चे ने कुछ बोला तो, कुछ बताया तो, ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। उसे नज़रअंदाज, नकारा या फिर उपेक्षा, ये सारे के सारे नेगेटिव टैग हैं, है ना। नेक्स्ट है, बच्चे कैसे सीखते हैं, चीज़ों को बनाकर व कार्य करके, सही बात है, पढ़कर व लिखकर भी सुनते हैं,
सीखते हैं, बोलकर व सुनकर भी सीखते हैं, सोचकर व मनन करके यानी कि चिंतन करके भी चीज़ों को सीखते हैं। तो यहाँ पर फोर्थ ही ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फोर्थ चारों ही बातें क्या है, सही है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, ऑब्जेक्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है। बच्चों में सजा का डर पैदा करके सीखने को सुसाध्य किया जा सकता है, किया जाना चाहिए, ये देखिए बिल्कुल गलत है। अभी मैंने आप लोगों को बताया था फर्स्ट ही क्वेश्चन में कि बच्चों को सजा और दंड नहीं देनी है ना, यानी कि इनाम भी नहीं देना है और सजा भी नहीं देनी है, बच्चों को दंड भी नहीं देना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बच्चे के साथ में नहीं करनी है, जिससे कि बच्चे के अंदर क्या होता है, डर पैदा हो जाता है। तो ये नहीं करना है, बच्चे के सीखने पर फोकस करना है, पर सजा और डर की वजह से बच्चा नहीं सीखे, खुद के इंटरेस्ट की वजह से बच्चा सीखे। इनाम व सजा अर्थपूर्ण सीखने में बेहद प्रभावशाली होते हैं, देखिए नहीं, इससे तो बच्चे के अंदर डर पैदा होता है। तो दोनों बातें गलत है, तो ए और आर क्या है, दोनों ही गलत है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थे आपके आज के कुछ क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए थे ऑनलाइन सेट में। तो आज से मैं आप लोगों को यहाँ पर ऑनलाइन वाले जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे वो करा दूँ, और यकीन मानिए कि अगर आप इन सेट्स को कर लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी, आप अपने क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से जो अपने एग्ज़ाम में कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इसकी वीडियो आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर मैं सेंड कर दूँगी, वहाँ से आप लोग जो है बाकी क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।